हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बाइट। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इन आर पाइथन सीरीज, जो कि है फंक्शंस इन पाइथन। इसमें हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे इंटरनली काम करते हैं। रिकर्जन का मतलब क्या है, बेसिकली फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, एंड हाउ डू वी डिफाइन दैट, वील सी दैट। ओके। फंक्शन आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, बेसिकली पोजिशनल आर्गुमेंट्स एंड आर्ग्स एंड कोआर्ग्स। लेटर विल सी फंक्शन कॉल स्टैक। बेसिकली जब फंक्शन कॉल होता है तब इंटरनली एक स्टैक मेंटेन होती है जो वर्क करती है इन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो हम उसे देखेंगे। लैम्बडा फंक्शन देखेंगे। बेसिकली इट इज एन अनोनिमस फंक्शन जो कि सिंपल टास्क करने में हम हेल्प करता है, एंड इट डजंट रिक्वायर मच लॉजिक इन इट, राइट। डेकोरेटर्स हम देखेंगे। दोज आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, राइट। And at the end of this lecture, we'll see practice questions and some interview tips, right? So let's get started. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन, राइट। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो फंक्शन एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अगर आप सेम कोड बार बार लिख रहे हो तो उसको आप फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, ये बेटर है, राइट। और अगर सबसे बड़े एडवांटेज की बात करूँ फंक्शंस का, तो वो है मेंटेनेबिलिटी एंड रिटेबिलिटी। तो आप एक एग्जांपल समझो। यू हैव सर्टेन लाइंस ऑफ कोड, राइट, जहाँ पे आपने कुछ लॉजिक लिखा है, एंड यू आर यूजिंग दोज लाइंस अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट सेल्स, राइट, एंड इन डिफरेंट कोड फाइल्स एज वेल। तो अगर फ्यूचर में आपको कुछ भी चेंज करना हो उस लॉजिक में, यू नीड टू मेक श्योर कि आपने जहां जहां उस कोड को यूज किए हैं वहां जाके आप उसको चेंज करोगे, राइट। एंड इट मेक्स दिस सिस्टम टोटल नाइटमेयर, राइट। वहाँ पे बग्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड यू माइट ऑल्सो मिस सम लाइन्स, एंड इट विल क्रैश योर सिस्टम। तो उसको अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप उसको फंक्शन में बदल दो, एंड यू कैन लेवरेज दैट फंक्शन अक्रॉस योर कोड फाइल्स, राइट। तो अगर फ्यूचर में आपको कुछ भी चेंज करना हो उस लॉजिक में, then you can come to that function, change those lines, right, and it will guarantee that those changes would be translated automatically wherever you are using that function. Okay, so this is the main advantage of using function. तो देखते हैं कि function को basically लिखते कैसे है, right। तो whenever you are defining a function, you have to make sure कि you write the EF first, right। ये function को define करने के लिए use होता है, right, and then you have to write the function name, that is function dot underscore. You can have whatever function name that you want to, right, and you just need to make sure कि आप वो फंक्शन नेम को यूनिक रखे, राइट। दो फंक्शन सेम नाम से ना हो, अदरवाइज सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है, राइट, एंड यू डोंट नो कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। एंड देर आर सम पैरामीटर्स इन दिस पैरेंथेसिस, वहाँ पे बेसिकली these पैरामीटर्स वुड बी used inside your logic, right। एंड लास्ट में आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होता है। रिटर्न एक बेसिकली वॉट एवर फाइनल वैल्यू दैट योर लॉजिक इज हैविंग, यू आर रिटर्निंग दैट वैल्यू, राइट। तो अगर आपको कुछ डिक्शनरी रिटर्न करनी है, देन यू वुड हैव अ डिक्शनरी एज अ रिटर्न वैल्यू। होता है कि फंक्शन अपना रिजल्ट वापस भेज रहा है, राइट। वेन एवर यू आर कॉलिंग, तो वहां पे जो भी फाइनल रिटर्न वैल्यू यू आर यूजिंग इट समवेयर और समहाउ। सो दिस वाज बेसिक डेफिनेशन और बेसिक वे टू राइट अ फंक्शन, राइट। सो एक बेसिक फंक्शन लिखते हैं। सो आई एम राइटिंग अ डेफिनेशन, बेसिकली फंक्शन ऑफ ग्रीटिंग, राइट। वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बेसिकली विल प्रिंट वेलकम स्टेटमेंट। तो होगा कि हेलो, एंड जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, बेसिकली कॉल करने का मतलब है उसको बुलाना कि आई एम गिविंग यू सर्टेन वैल्यू एज अ पैरामीटर्स एंड यू विल परफॉर्म दोज, एंड देन लेट्स कॉल दिस फंक्शन, राइट। जब कॉल करूंगा तब आई विल सी दिस लाइन टू बी प्रिंटेड, राइट। यस। सो दिस इज अ बेसिक फंक्शन जहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे, एंड वेन एवर यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन, जब भी आप इसको बुला रहे हो, देन इट इज जस्ट प्रिंटिंग दिस वेलकम स्टेटमेंट। और आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, राइट। और जब भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, देन फंक्शन रिटर्न्स नन एज डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। आपको दिख नहीं रहा होगा, विल सी दैट लेटर इन दिस सेक्शन। तो लेट्स राइट अ फंक्शन विथ प्रॉपर पैरामीटर्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। तो एक बेसिक एडिशन वाला फंक्शन लिखते हैं, वेर इन आई विल टेक टू पैरामीटर्स ए एंड बी, राइट। और मुझे बस रिटर्न करना है सम ऑफ इट, राइट, ए प्लस बी। और जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, लेट्स से इफ आई पास 5 एंड 3 एज अ इनपुट पैरामीटर्स, राइट, तो प्रिंट होगा 8, राइट। यस, इट इज गिविंग मी अ रिटर्न वैल्यू ऑफ 8। और यहाँ पे मैंने रिटर्न दिया है, तो इट इज टेकिंग
दैट एज अ फाइनल वैल्यू ऑफ रिटर्न, राइट। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न को ओमिट कर देता एंड जस्ट प्रिंट करवा देता ए प्लस बी, तो यहाँ पे नन भी आता, राइट। तो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि बेसिकली रिटर्न इज एन ऑप्शनल, राइट, ऑप्शनल एंटिटी। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो लेट्स सी कि जब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे प्रिंट ग्रीट, राइट, तो मुझे ये भी दिखेगा एंड इसके बाद एक नन वैल्यू भी दिखेगी जो कि प्रिंट हो रही होगी, राइट। तो एज यू कैन सी यहाँ पे नन प्रिंट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बेसिकली वी डोंट हैव एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट मेंशन्ड इन दिस फंक्शन, राइट, इसलिए नन भी आ रहा है। अगर आप इसको इस वे में कॉल करोगे तो नन नहीं दिखेगा। इफ यू प्रिंट दैट डेफिनेटली यू विल सी अ डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू एज नन गेटिंग प्रिंटेड। अगर इसकी बात करूँ, यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट तो मेंशन किया है, तो आई वोंट बी सीइंग दैट एज प्रिंटेड, राइट। तो लेट्स सी दैट यहाँ पे अगर मैं इसी को ही कॉल करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नन नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज वी हैव रिटर्न बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई पाइथन, अगर आपको बेसिक थंब ऑफ रूल याद करना है तो पाइथन ऑटोमेटिकली नन रिटर्न करता है अगर फंक्शन में एक्सप्लिसिटली रिटर्न मेंशन नहीं किया है, राइट। यू नीड टू रिमेंबर दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शन, राइट, हाउ टू राइट देम। बेसिक फंक्शन डेफिनेशन हमने देखा, रिटर्न देखा हमने कि रिटर्न आप मेंशन नहीं करते हो तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको नन असाइन कर देता है, एंड अगर आप रिटर्न देते हो देन दैट विल बी हैंडल्ड अकॉर्डिंगली, राइट। जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो आपको दिखने लगेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा अपना रिकर्जन। तो अगर मैं रिकर्जन के बारे में बात करूँ तो रिकर्जन मीन्स फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, राइट। जहाँ पे यू हैव अ बेस कंडीशन जो कि स्टॉपिंग कंडीशन होगी। अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ एंड खुद को ही वो कॉल करते ही जा रहा है, देन आई हैव टू मेक श्योर कि एक स्टॉपिंग कंडीशन मैं डिफाइन करूँ। बेसिकली इट विल एक्ट एज अ एंड कंडीशन, अदरवाइज आपको एक एरर आएगा कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया एंड देन बेसिक लॉजिक इज नॉट वर्किंग, राइट। तो एक बेस केस लिखना जरूरी है इन रिकर्जन फंक्शन में, एंड देर इज अ रिकर्सिव केस, राइट, जहाँ पे यू आर बेसिकली ट्रांसलेटिंग योर लॉजिक इनटू सच दैट कि फंक्शन खुद को ही कॉल करके उस यूज करता रहे एंड इट विल गेट अ फाइनल वैल्यू। बात तो कर ली, बट व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय रिकर्जन वो देखते हैं। तो बेसिकली इन एनी वे, अगर मुझे सिंपल, लेट्स से अगर मुझे सिंपल काउंटडाउन वाला लॉजिक लिखना है तो मैं एक फंक्शन लिखने के बजाय एक लूप भी लगा सकता हूँ जो कि बेसिकली काउंट डाउन करेगा रिवर्स में। तो 5 4 3 2 1, ये अगर प्रिंट करवाना है तो आई कैन यूज अ फॉर लूप एज वेल, राइट। लेकिन उसको भी हम, फॉर लूप को भी हम एज इन रिकर्सिव फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर आई इन रेंज अगर लिखूं, तो अगर मुझे उल्टा काउंट डाउन चाहिए, 5 से लेके मुझे 1 तक जाना है, राइट, तो मुझे 0 डिफाइन करना पड़ेगा एज एन एंड कंडीशन और -1 सिंस मुझे रिवर्स में जाना है, राइट। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ आई को, तो आप देख सकते हैं कि उल्टा काउंटडाउन यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 4 3 2 1। सो एज आई मेंशन कि अगर आपको इसी चीज को बार बार अपने कोड ब्लॉक में यूज करना पड़ रहा है बेसिकली टू हैव अ काउंटडाउन, तो इट्स बेटर कि आप उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, राइट। सी एज आई कैन सी कि आप इसको रिकर्सिव फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी दैट कि रिकर्जन में कैसे कन्वर्ट करना है। बेसिकली यू विल राइट def एज इन डिफाइनिंग अ फंक्शन, राइट। आप लिखोगे काउंटडाउन, वहां पर आप इनपुट लोगे n, बेसिकली कहाँ से काउंटडाउन शुरू करना है आपको, राइट। एंड लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 6 देता हूँ तो 6 to 1 जाना है हमें, राइट। n की वैल्यू 0 तक पहुंच जाती है, देन वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाए, राइट। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको एक बेस कंडीशन भी बता दी कि इफ n इक्वल्स 0, राइट, तो मुझे बेसिकली ये फंक्शन टर्मिनेट कर देना है, अदरवाइज इट विल बी स्टक इनसाइड इनसाइड अ इनफाइनाइट लूप, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि n की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आप फंक्शन को स्टॉप कर दो, राइट, उसके उसके आगे मत जाओ। अगर ऐसा नहीं है, n की वैल्यू अगर 0 नहीं है, तो आई वांट टू जस्ट प्रिंट n वॉट एवर दैट n इज हियर, राइट, एंड आई विल रिड्यूस द काउंट डाउन वैल्यू बाय 1, तो n-1, राइट। तो आप देख सकते हो कि काफी क्लीन एंड नीट वे में हमने रिकर्सिव एक फंक्शन बना दिया है। इफ आई कॉल दिस फंक्शन राइट नाउ, तो आप देख सकते हो कि काउंट डाउन अगर मैं कॉल करता हूँ, लेट से 5 के ही साथ जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि 5 4 3 2 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, राइट। तो इट इज वर्किंग एग्जैक्टली एज दिस फॉर लूप। तो इसको अगर सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँ कि इंटरनली क्या हो रहा है यहाँ पे,
तो अब इस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ब्लॉक में मैंने लिख दिया है। तो काउंटडाउन अगर 5 है तो क्या होगा, वो चेक करेगा कि n यहाँ पे जो 5 है वो इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, राइट। तो आपको प्रिंट करेगा 5 एंड देन इट विल रिड्यूस इट बाय 4 एज वेल, राइट। तो उसने खुद को ही कॉल कर दिया यहाँ पे कि अभी n की वैल्यू 4 है, राइट। वो चेक करेगा कि इज n इक्वल 0, नहीं, तो वापस से वो प्रिंट करेगा यहाँ पे 4, राइट। एंड अगेन इट विल पास n माइनस 1 एज इन 3 इनटू द कोड ब्लॉक अगेन, राइट। तो जब n की वैल्यू 3 हुई, वहां पे वापस ने 3 प्रिंट कर दिया। देन वापस 2 की वैल्यू यहाँ पे n इक्वल्स 2 इक्वल सेट हो गया, राइट। देन 2 प्रिंट किया, देन वापस उसने n इक्वल्स 1 कॉल किया। और जब n इक्वल्स 1 कॉल हुआ, देन उसने चेक किया कि इज 1 इक्वल टू 0, नहीं है, तो उसने 1 प्रिंट किया एंड देन इट कॉल्ड n इक्वल्स 0, राइट। यहाँ पे 0 जैसे ही पास हुआ, उसने देखा कि यार n की वैल्यू तो 0 हो गई, अब मुझे इसको रोक देना चाहिए, राइट, बिकॉज आई हैव रिटर्न अ रिटर्न स्टेटमेंट हियर। ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिटर्न इक्वल स्टॉप हो गया। तो उसने ये सब वैल्यू प्रिंट कर दी है एंड इट हैज आल्सो स्टॉप। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है रिकर्जन का। एंड अगर आपको देखना ही है कि अगर आप बेस के सेट ने करो तो क्या होता है, तो लेट्स सी दैट एज वेल। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा जिसमें कोई बेस वैल्यू है ही नहीं, राइट। इट विल कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो मैं लिखता हूँ टेस्ट, उसमें मैं खुद इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा, टेस्ट अगेन, राइट। तो अगर जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो ये चलता ही रहेगा, एज यू कैन सी हियर, ये चलता ही रह रहा है, राइट। एंड सून इट यू विल सी अ एरर एज इन रिकर्जन एंड मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड, राइट। तो इसने अपने जो फंक्शन कॉल स्टैक है उसको एक्सीड कर दिया एंड इट हैज स्टॉप्ड, राइट। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक बेस कंडीशन लिख दो कि आपको कब रुकना है उस फंक्शन के लिए, राइट। एक और काफी क्लासिक एग्जांपल होता है रिकर्जन का, जो कि है फैक्टोरियल, राइट। तो उसको देखते हैं। सो मैथमेटिकली अगर बोला जाए तो फैक्टोरियल क्या है, राइट। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं तो इट इज जस्ट 4, बेसिकली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 2 एंड इंटू 1, राइट। और अगर इसी चीज को मैं वापस इन डिफरेंट वे लिखूं तो 5 फैक्टोरियल है क्या, बेसिकली इट इज जस्ट 4 फैक्टोरियल इंटू 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिकर्सिव स्टेटमेंट बन रहा है, राइट। वी कैन यूज रिकर्शन हियर। अगर इसको जनरलाइज करूँ तो क्या होगा, वो बेसिकली 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 5, राइट। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो n फैक्टोरियल अगर होगा अपना, तो वो होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिकर्सिव पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो इसकी इसी को अगर रिकर्सिव फंक्शन में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और आप रिटर्न स्टेटमेंट तो जानते ही होगे रिकर्जन, बेसिकली फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल 0 इक्वल्स 1 होता है, राइट। तो आपको 0 के बाद नहीं जाना, आपको जब भी वो 0 या फिर 1 भी अगर रीच हो जाता है, 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1, राइट। तो आपको वहां पे रिटर्न कर देना है 1, राइट। तो आपको बेस कंडीशन बन जाएगी। तो इसी को लिखते हैं फैक्टोरियल, फैक्ट लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं n एज एन इनपुट लूंगा। तो जैसे कि मैंने बोला बेस कंडीशन, इफ n इक्वल्स 0 n इक्वल्स 1, तो आपको क्या रिटर्न कर देना है 1, बिकॉज 0 फैक्टोरियल जब ये 0 पे रीच करेगा, राइट, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल्स 1 होगा। और 1 भी अगर रीच कर जाता है तो 1, फिर आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे, क्या होगा वही चीज, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो मैं यहाँ पे n इंटू इसी को ही कॉल करूंगा, फैक्ट को, वहां पे मैं पास कर दूंगा n माइनस 1, राइट। तो एक बेसिक रिकर्जन फंक्शन हमने लिख दिया है इसी चीज को। तो देखते हैं प्रिंट करवा के क्या होता है। प्रिंट अगर मैं करूंगा फैक्ट, राइट, तो 120 आ जाना चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हो 120 आ गया एंड इट इज वर्किंग करेक्टली। तो मैं अगर इसी चीज को एज इन आपको ग्राफिकल वे में अगर समझाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस, राइट। तो अब जब फैक्टोरियल 5 कॉल कर रहे हो तो इंटरनली क्या होगा, वो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कॉल करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी को उसने तोड़ दिया, इसी को क्या किया, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कॉल किया उसने, क्योंकि n माइनस 1 है यहाँ पे, राइट। देन उसी को ही तोड़ के उसने 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट किया, राइट, एंड 2 इंटू फैक्टोरियल 1। जब n इक्वल्स 1 यहाँ पे रीच हो गया, राइट, तो उसने रिटर्न कर दिया 1। एंड देन यू हैव दिस फाइनल एक्सप्रेशन, राइट, 5 4 3 2 1, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। सो दिस इज हाउ रिकर्जन फंक्शन वर्क्स इन फैक्टोरियल केस। एक और एग्जांपल देखते हैं रिकर्जन का, जो कि काफी फेमस है, दैट इज फिबोनाची सीक्वेंस, राइट। तो फिबोनाची सीक्वेंस कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, 0, आप नेक्स्ट टर्म होती है 1, देन 1, देन 2 3
5, 8 एंड लास्ट में 13, राइट। और इसका एक पैटर्न होता है कि फर्स्ट टू टर्म्स आर 0 एंड 1, राइट। जो थर्ड टर्म होती है वो इन दो पे डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे बेसिकली इट इज द सम ऑफ दीज टू टर्म्स, राइट। तो वन जो यहाँ पे थर्ड टर्म है दैट इज टर्म ऑफ 0 एंड 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। 2 है इसके जो n-1 एंड n-2 टर्म है, बेसिकली द नियरेस्ट टू टर्म्स, वो इनका सम है, राइट। तो यू गेट 2। 3 है तो बेसिकली इट इज सम ऑफ 1 एंड 2, राइट। तो यहाँ पे एक फिबोनाची पैटर्न अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो कि nth टर्म है, राइट, इज डिपेंडेंट ऑन n-1, सम करता हूँ एंड ऑल्सो n-2, राइट। तो एक रिकर्सिव पैटर्न यहाँ पे बनते दिख रहा है, राइट। एंड इसका अगर मैं रिकर्सिव बेस केस सोचूं तो वो होगा कि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 पे पहुंच जाती है देन वी नीड टू रिटर्न वहां पे n इटसेल्फ, राइट। तो अगर इसकी बेस केस अगर मैं सोचूं इस सीक्वेंस का तो वो होगा कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर 1 हो जाती है तो रिटर्न n कर दो, राइट। सो बेसिकली दिस, क्योंकि फिबोनाची के फर्स्ट टू टर्म्स इटसेल्फ आर 0 एंड 1, राइट। तो अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो आप 1 ही रिटर्न कर दो वहां पे। सो इसको लिखते हैं, राइट। तो मैं लिखूंगा ई एफ रिकर्जन, बेसिकली हम फिबोनाची लिखने वाले तो फिब लिखता हूँ, राइट। यहाँ पर हम इनपुट पैरामीटर लेंगे n, और बेस केस जैसे मैंने ऊपर लिखा है इफ n इज इक्वल टू बेसिकली लेस देन इक्वल टू 1, तो आप रिटर्न कर दो n इटसेल्फ, राइट। अगर नहीं है तो इसी चीज को हम कॉल करेंगे बेसिकली फिब n-1 प्लस फिब n-2 प्रिंट करवाते हैं। अगर सिक्स टर्म देखनी है हमें कि क्या होगी वो, अगर मुझे सिक्स इंडेक्स वाली टर्म देखनी है तो मैं 6 पास करूंगा एंड देन एज यू कैन सी यहाँ पे 8 प्रिंट हो गया, राइट। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यस इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट एनी रिकर्सिव फंक्शन जहाँ पे एक रिकर्सिव पैटर्न होना जरूरी है एंड एक बेस केस होना जरूरी है। बेसिकली you need to stop somewhere, right? So this was all about recursive functions inside Python. So let's move on to next topic, that is function arguments. इसमें सबसे पहले हम टाइप देखेंगे जो कि हमारा positional arguments, right? तो इसमें when I say positional arguments तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि positional arguments में order of your parameters, order of your arguments matter, right? तो ज्यादा थ्योरी पे बात नहीं करते, let's see an example directly. तो एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ दैट इज इंट्रो, राइट। इसमें कुछ नहीं, मैं प्रिंट कराऊंगा नेम एंड एज को, राइट। तो आर्गुमेंट्स नेम और एज है हमारे, इसमें मैं प्रिंट लिखूंगा नेम क्या जा रहा है एंड एज, राइट। लेट्स सी कि जब आप पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास करते हो तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे मैटर करता है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, राइट। तो मैं यहाँ पे इंट्रो को कॉल करूंगा, इसमें पे पास करूंगा लेट्स टेक नेम एज अभिषेक और एज 22, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम की वैल्यू अभिषेक असाइन हो गई एंड देन वी हैव एज एज 22, राइट। यहाँ पे सही ऑर्डर पास हो गया है। व्हाट इफ आई रिवर्स दिस, राइट। तो लेट्स सी दैट। तो देख सकते हो यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या हो गई, 22 असाइन हो गई और एज यहाँ पे अभिषेक असाइन हो गया, राइट। सो दैट इज एन इशू व्हेन यू आर हैविंग अ पोजिशनल आर्गुमेंट, राइट। यहाँ पे क्या होता है जब व्हेन यू डोंट एक्सप्लिसिटली डिफाइन कि नेम क्या है और एज क्या है, पाइथन विल डू अ वन ऑन वन मैपिंग, राइट। तो यहाँ पे वो उसने वन ऑन वन मैपिंग कर ली, नेम एज 22 एंड एज एज अभिषेक, राइट। अगर मैं इसको वापस से स्वाइप करता हूँ तो वो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस when you are using positional arguments। तो आपको make sure करना है कि you are correctly passing your arguments, the position of arguments, right। तो दैट इज द इशू व्हेन यू आर यूजिंग पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो इसका सोल्यूशन है नेक्स्ट टॉपिक में जो कि हमारा है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो कीवर्ड आर्गुमेंट में कुछ नहीं, यू एक्सप्लिसिटली पास ऑन कि नेम क्या है एंड एज क्या है इन योर फंक्शन, राइट। सो दैट वो पाइथन इम्प्लिसिट मैपिंग ना कर दे वन ऑन वन, राइट। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंट्रो फंक्शन मैंने बना ही रखा है। तो व्हाट इफ आई पास इन आर्गुमेंट्स लाइक दिस, राइट। नेम इक्वल्स अभिषेक एंड एज इक्वल्स 22, राइट। यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिट मैपिंग कर दी है आर्गुमेंट्स की। तो पाइथन विल करेक्टली असाइन द पैरामीटर्स इनटू द फंक्शन, राइट। अगर मैं इसको इसका ऑर्डर भी अगर रिवर्स कर दूं तो इसमें मैटर नहीं करेगा कि इसमें ऑर्डर इसको स्वाइप कर दो, राइट। पाइथन विल स्टिल करेक्टली असाइन द आर्गुमेंट्स, राइट। सो दैट इज द मेन एडवांटेज व्हेन यू आर यूजिंग keyword arguments, right? And this is actually used
इन इंडस्ट्री आप ऐसे मतलब पास नहीं करते अपने आर्गुमेंट्स। यू बेटर यू ट्राई टू बी एक्सप्लिसिट rather देन implicit, राइट? तो दिस इज द केस विद कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इफ द यूजर डज नॉट पास अ वैल्यू, द डिफॉल्ट इज यूज्ड, राइट? तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वी हैव समथिंग डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर्ड इन अ आर्गुमेंट, राइट? तो अगर यूजर कुछ उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट का वैल्यू पास नहीं करता तो डिफॉल्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ग्रीट, राइट? कुछ नहीं, ग्रीटिंग करेगा एंड यहाँ पे मैं नेम पास कर दूंगा एंड इसमें डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैं ऐसे असाइन कर दूंगा, गेस्ट, राइट? अगर कोई मुझे नेम पास नहीं करता तो गेस्ट हमेशा प्रिंट होगा। तब मैं प्रिंट करता हूँ मैं माई ग्रीटिंग, तो हेलो, एंड यहाँ पे मैं नेम ले लूंगा अगर नेम आता है। तो अगर नेम नहीं आएगा तो हेलो गेस्ट प्रिंट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं ग्रीट लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करी, राइट, इन दिस फंक्शन कॉल। यहाँ पे मैं एक और आर्गुमेंट बनाऊंगा जहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली नेम पास करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभिषेक अगेन। तो पहले तो प्रिंट होगा कि हेलो, और क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली नेम पास नहीं किया अपने आर्गुमेंट तो वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लेगा गेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए हेलो गेस्ट। एंड नेक्स्ट में मैंने नेम एक्सप्लिसिटली पास किया, दैट इज अभिषेक, एंड इट शुड बी प्रिंटेड हेलो अभिषेक, राइट? वी हैव अ रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड फॉर्मेट, राइट? सो दिस इज द केस विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। यू मेक श्योर कि अगर यूजर ने कुछ वैल्यू पास नहीं करी तो यू टेक योर डिफॉल्ट वैल्यू इनटू द फंक्शन। सो आई होप आपको चीजें यहाँ तक समझ आ रही है, राइट? एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। इसमें सबसे पहला टाइप है आर्ग्स, राइट? सो आर्ग्स आर यूज्ड व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी वैल्यूज अ फंक्शन विल रिसीव, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप एक फंक्शन बनाते हो एंड लेट्स टेक नेम ऑफ इज एट्स टोटल सम, राइट? बस यहाँ पे कुछ नहीं, आप सम करोगे आर्गुमेंट्स की। तो यहाँ पे मैं ए लेता हूँ आर्गुमेंट, बी एंड सी, राइट? यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं एंड रिटर्न में कुछ नहीं, मैं आई विल रिटर्न द सम ऑफ इट, राइट? ए, बी एंड सी। सो द प्रॉब्लम ऑफ दिस फंक्शन इज it works only for 3 numbers, right? But what if the user wants to add 5 numbers or 10 numbers, right? We would have to keep changing this function again and again, right? So that's where args come into picture. To explain args in simple words, it will allow a function to accept any number of positional arguments. यहाँ पे मैं positional arguments बोल रहा हूँ, right? And Python will collect all those values into a tuple. So let's take an example. How do we write an function with args? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन नेम, इसमें मैं एस्ट्रिक साइन से args लिख दूंगा, राइट? एंड आपको एक चीज याद रखनी है, इंटरनली पाइथन इसको टपल में कन्वर्ट कर देगा एंड इट विल आइटरेट और डू एनी टाइप ऑफ लॉजिक दैट यू वांट टू ऐड। सो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, args इज जस्ट अ नेम, राइट? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस्ट्रिक नंबर्स और एस्ट्रिक वैल्यू, इट इज द सेम थिंग। बट इंडस्ट्री में ऐसे आर्ग्स लिखते हैं व्हेन यू वांट टू डिफाइन अ फंक्शन, राइट? बेसिक डेफिनेशन के लिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन ओनली। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड अगर मैं इसको आर्ग्स की हेल्प से लिखूंगा तो इंटरनली क्या होगा, राइट? इफ आई पास इन द वैल्यूज एज टोटल सम में 3 आर्गुमेंट्स पास करिए, राइट? लेट्स टेक एन आर्गुमेंट ऑफ 4, राइट? 4, 1 2 3 एंड 4 ऐसे वैल्यू जाएगी when you are defining a you know function as with the help of arg। तो इंटरनली पाइथन क्या करेगा, इन सब चीजों को नंबर्स में असाइन करके एक टपल बनाएगा, राइट? 1 2 3 and 4। सो दिस इज हाउ पाइथन विल कन्वर्ट दिस आर्गुमेंट्स इनटू अ टपल, राइट? एंड लेटर वी कैन यूज दिस टपल इनटू द लॉजिक दैट वी विल राइट। ये बेसिक एग्जांपल है कि इंटरनली कैसे चीजें काम करेगी। लेट्स सी इन एक्चुअल फंक्शन। तो मैं वही टोटल सम का ही एग्जांपल लूंगा। डेफिनेशन लिखते हैं टो फंक्शन की, टोटल सम। यहाँ पे मैं पास करूंगा एस्ट्रिक नंबर्स जस्ट टू बी एक्सप्लिसिट। टोटल की वैल्यू लूंगा 0, राइट? आप देख सकते हो कि एस्ट्रिक नंबर लिख दिया है तो आई हैव अ टपल, दैट मीन्स कि मुझे इस पे आइटरेट करना पड़ेगा टू गेट द टोटल सम। तो मैं लिखूंगा फॉर नम इन नंबर्स, राइट? एंड आई विल कीप ऑन एडिंग दैट नंबर एंड एट लास्ट आई विल रिटर्न
the final value of total. So let's print and take an example. Total sum में वही 1 2 3 4 पास करते हैं 1 2 3 and 4. So as I told कि अगर total sum तरीके से मैं total sum को use करता हूँ pass in multiple arguments तो internally उसको एक tuple में convert करेगा, right, Python. तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए वैल्यू? We would be seeing total sum as 10. So यहाँ पे मैंने 4 arguments पास करी, right? Let's take an example कि मैं 6 argument पास करता हूँ यहाँ पे total sum 1 2 3 4 5 and 6, राइट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है एंड देन आई एम टेकिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स इनटू दिस फंक्शन, राइट. सो दिस इज द यूज केस ऑफ आर्ग्स. सो अगर मैं सिंपल लाइन में आर्ग्स की बात करूँ तो थिंक ऑफ आर्ग्स लाइक अ बैग, राइट. Whatever number of items that you pass into the function, Python puts them all into one bag, that is tuple, right? यहाँ पे tuple बनता है internally, so the function can use them internally. This is the basic example with args. You can write your function in this particular manner when you are not sure about कि number of arguments कितने होने चाहिए, right? It should be 3 or it should be 5, you don't know, right? So in that case you will use this kind of variable length arguments. So let's move on to the next type in variable length arguments, that is quarks. So quarks में आपको दो चीजें याद रखनी है, that is it accepts multiple keyword arguments and also quarks collects all the keyword arguments into a dictionary, right? args में क्या था, we have a positional arguments, right? वहाँ पे any number of positional arguments हो सकती है. quarks में it is keyword arguments, right? और args में it is stored into a tuple and quarks में वो एक डिक्शनरी फॉर्मेट में जाता है, राइट. To better understand quarks, we need to first understand ki why we had to come across this concept of quarks, right? What was the limitation as a whole? So, as you can see this example, यहाँ पे I am taking name, age, and city, right? It has exactly three arguments. And what, let's suppose मुझे यहाँ पे what if someone wants to send more information, right? यहाँ पे let's suppose मुझे zip add करना है, वहाँ पे phone number भी add करना है, right? I am just printing the simple print statement. But yes, if I need to have those kind of arguments, I need to keep updating this function, right? So to avoid this, we need a way to accept any number of named arguments here, right? So उसी चीज को avoid करने के लिए एक solution है, that is quarks. So quarks allow a function to accept any number of keyword arguments, right? So by the meaning of keyword arguments is basically key value pairs, right? यहाँ पे एक key है, उसकी एक value होगी कुछ, right? Basically name है तो उसकी एक value भी आप यहाँ पे pass करोगे as in keyword arguments, right? इस तरीके से wherein I am passing exactly the name of argument and the value associated with, right? So this is one way of having key value pair. And internally एक डिक्शनरी बना देगा तो you would get those key value pairs printed. So without further ado, let's have an example and I can actually showcase you how Quarks handles the data internally. यहाँ पे एक function लिखता हूँ मैं, same user info, and I will pass uh, basically n number of arguments here which is represented by data. डबल एस्टेरिस्क साइन देना पड़ता है इन कॉक्स एंड कुछ नहीं, हम यहाँ पे बस प्रिंट करेंगे डेटा टू एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट कि इंटरनली ये डिक्शनरी काम करती है, राइट. लेट सपोज आई वांट टू पास इंफॉर्मेशन ऑफ अभिषेक, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम बनाऊंगा एक आर्गुमेंट जिसको मैं असाइन कर दूंगा अभिषेक. वहाँ पे एज एक आर्गुमेंट बनाऊंगा, लेट्स से इज 22 एंड सिटी डाल दूंगा पुणे. सो आई हैव थ्री आर्गुमेंट्स हियर एंड लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स. तो आप देख सकते हो इंटरनली उसने एक डिक्शनरी बना दी विद की वैल्यू पेयर्स, राइट. उसने नेम को एक की बना दिया एंड वैल्यू इट स्टोर्ड अभिषेक, राइट. एंड लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे कल उठ के लेट्स सपोज मुझे इसका जिप एक्चुअली मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे सो इंटरनली उसने एक और एक की वैल्यू पेयर बना दी विद जिप कोड, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन have any number of keyword arguments into the data and you can process it with the help of quarks. And as I told कि यहाँ पे एक dictionary बनती है and you can do any operation within this with using this dictionary. So let's say आपको कुछ नहीं, बस actually print करना है तो this is how you can do it, right, for key value. So let's iterate into this data dictionary, right. यहाँ पे internally एक dictionary आ रही है, so I can print की एंड वैल्यू. कुछ नहीं, यहाँ पे सेम ही एग्जांपल लेते हैं ये वाला. तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि quarks allow a function to accept
unlimited keyword arguments and store them into a dictionary, right? सो यहाँ तक आ ही गए तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, आर्ग्स वर्सेस क्वार्क्स, राइट? तो सबसे पहले डिफरेंस तो वही आता है कि आर्ग्स मल्टीपल पोजिशनल आर्गुमेंट्स लेते हैं एंड क्वार्क्स मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट्स लेते हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एग्जांपल है आर्ग्स का, राइट? यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे जो भी टपल बनती है इंटरनली आर्ग्स में उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट? सो इफ आई पास इन 1 2 3 4 तो इंटरनली वो एक टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो एज यू कैन सी एक टपल यहाँ पे मुझे मिल गई है। सो आर्ग्स कलेक्ट वैल्यू इनटू अ टपल, आर्गुमेंट्स आर पोजीशन बेस्ड, राइट? यहाँ पे पोजीशन भी मैटर करती है। नो वेरिएबल नेम्स आर अटैच टू देम, राइट? यहाँ पे मैं नेम्ड आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, राइट? यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं जा रहे, यहाँ पे एज इन मैं 1 = 1 असाइन नहीं कर रहा हूँ, इट इज बीइंग इम्प्लिसिटली हैंडल्ड। इफ आई कंपेयर विथ क्वार्क्स, तो क्वार्क्स में आई हैव टू पास इन कीवर्ड आर्गुमेंट्स, राइट? जैसे यूजर इन्फो, यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, देन 25 ले ली, देन पुणे सिटी ले लिया, राइट? एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डिक्शनरी, राइट? यहाँ पे टपल आ रहा है, यहाँ पे डिक्शनरी आ रही है, एंड आई एम एक्सप्लिसिटली पासिंग अ कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे, राइट? एज, सिटी, ये सब। एंड सिंस इट्स अ डिक्शनरी, यहाँ पे ईच वैल्यू हैज अ की, राइट? यहाँ पे नेम के साथ मयंक भी आ रहा है, तो इट्स अ की वैल्यू पेयर, and I can do iterate, I can do whatever dictionary operation that I need to perform, right? I guess to sum up everything, यहाँ पे फीचर्स जो आते हैं, यहाँ पे टाइप होता है आर्ग्स में टपल, क्वार्क्स में डिक्शनरी, आर्गुमेंट्स आर पोजिशनल बेस, एंड क्वार्क्स में होता है कीवर्ड बेस, राइट? एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, वी नीड टू असाइन एक्सप्लिसिटली कि a = 1 एंड b = 2, राइट? यहाँ पे मैं एज इन कुछ कितने भी पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास कर सकता हूँ, आई नीड नॉट वरी अबाउट दिस असाइनमेंट। यहाँ पे मुझे एक्सेस करना होगा तो सिंस इट्स अ टपल, देन यू नो जीरोथ इंडेक्स वगैरह ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, एंड सिंस इट्स अ डिक्शनरी तो मुझे की और उसके वैल्यू पेयर्स इस तरीके से मुझे एक्सेस करना पड़ेगा एलिमेंट्स, राइट? सो दिस वाज वन क्विक डेमोन्स्ट्रेशन और कंपैरिजन बिटवीन आर्ग्स एंड क्वार्क्स, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शन कॉल स्टैक। सो अभी तक तो हमने देख लिया कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, राइट? इंटरनली कैसे डेटा प्रोसेस करना होता है फंक्शन में, व्हाट आर पोजिशनल आर्गुमेंट्स, व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स, आर्ग्स, क्वार्क्स, राइट? तो फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, कैसे बनाना है, वो तो हमने सीख लिया। नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ पाइथन मेंटेन्स अ फंक्शन। तो जो फंक्शन रन होता है, तो पाइथन इंटरनली उसको कैसे रन करता है, वो हमें समझने की जरूरत है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाइथन मेंटेन्स अ कॉल स्टैक। सो आपको यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, तो थिंक ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एज इन, टेक एन एग्जांपल ऑफ योर कॉफी मग, राइट? वहाँ पे द बॉटम पार्ट ऑफ द मग इज क्लोज्ड, राइट? एंड द टॉप पार्ट ऑफ इट इज ओपन, राइट? वो खुला है। सो थिंक ऑफ इट लाइक कि जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे, राइट, यू हैव एन नंबर्स ऑफ फंक्शन इंटरकनेक्टेड। सो सबसे पहले लेट्स सपोज फंक्शन 3 कॉल हुआ, देन 2, देन 1, राइट? तो ये एक स्टैक मेंटेन करेगा। तो फंक्शन 3 एक ब्लॉक ले लेगा इस स्टैक में, सर्टन बाइट्स इन द मेमोरी, राइट? यहाँ पे फंक्शन 2 एक ब्लॉक ले लेगा, फंक्शन 1 एक ब्लॉक ले लेगा, एंड फंक्शन n एक ब्लॉक ले लेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एज इन अ स्टैक मेंटेन हो रहा है, एक के ऊपर एक फंक्शन यहाँ पे स्टैक होते जा रहे हैं। एंड जब भी यहाँ पे यू विल रीच एट द एंड ऑफ योर फंक्शन, तो जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो हमेशा फंक्शन n से चालू होगा। स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, राइट? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, वहां से जो फंक्शन सबसे लास्ट में गया होगा उसका काम सबसे पहले खत्म होगा, देन वो कंट्रोल यहाँ से उसकी स्टैक खत्म हो गई, राइट? देर इज नथिंग टू बी प्रोसेस्ड इन फंक्शन एन। तो वो n-1 पे जाएगा, वहां पे भी वो सारा काम खत्म करेगा, देन n-2 पे जाएगा। सो इंटरनली फंक्शन कॉल स्टैक ऐसे मेंटेन होती है। एंड टू बेटर डेमोन्स्ट्रेट इट, आई हैव एन एग्जांपल। सो आई हैव 3 इंटरकनेक्टेड फंक्शंस हियर। तो जैसे फंक्शन 1 कॉल करोगा, यू विल सी कि प्रिंट फंक्शन 1 यहाँ पे दिखने लगेगा एट द एंड, राइट? बट जैसे ही फंक्शन 2 यहाँ पे जाएगा, सो इट हैज टू फर्स्ट फिनिश फंक्शन 2। तो वो क्या करेगा, फंक्शन 1 यहाँ पे आया, देन फंक्शन 2 का एक लेयर बना लेगा वो, क्योंकि अभी तक फंक्शन 2 कॉल हुआ है बट उसका काम फिनिश नहीं हुआ, राइट? वो फंक्शन 2 में जाएगा, वो प्रिंट स्टेटमेंट पहले करेगा, देन फंक्शन 3 को कॉल करेगा, राइट? एंड फंक्शन 3 अगेन एक स्टैक में जगह ले लेगा, लॉक अ सर्टन सेक्शन इनटू द स्टैक। फिर फंक्शन 3 जैसे ही कॉल होगा, वो फंक्शन 3 में जाएगा, वहां पे वो जो भी उसका प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, एंड देर इज नथिंग टू बी प्रिंटेड अगेन ईयर, राइट? फिर वो कंट्रोल बैक गोज टू फंक्शन 3 यहाँ पे, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया फंक्शन 2 में।
तो यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा फंक्शन टू, राइट, एंड ऑफ फंक्शन टू। देन सिंस इसका फंक्शन टू का काम खत्म हो गया, तो सिंस फंक्शन वन वॉज डिपेंडेंट ऑन फंक्शन टू, तो सिंस फंक्शन टू अब कॉल स्टैक में है ही नहीं, राइट, तो वो इस लाइन पे आ जाएगा, एंड ऑफ फंक्शन वन। तो आप देख सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा ये, इट इज नॉट कि ये प्रिंट हुआ देन ये, राइट। तो एज आई टोल्ड कि पहले उसने फंक्शन वन प्रिंट किया, देन फंक्शन टू यहाँ पे आया वो, क्योंकि ये अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, राइट, उसने स्टैक में एक जगह बना ली है। वो यहाँ पे आया, इस उसने प्रिंट किया इनसाइड फंक्शन टू, राइट, स्टार्ट ऑफ फंक्शन टू। देन वो फंक्शन थ्री पे गया, वहां पे भी उसने जगह बना ली एक स्टैक में, राइट। देन इट प्रिंटेड इनसाइड फंक्शन थ्री। अभी इसका तो काम खत्म हो गया, यहाँ पे अभी कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो इट रिलीज्ड दिस स्पेस इनटू द स्टैक, राइट। फिर वो सिंस ये खत्म हो गया है, तो एंड ऑफ फंक्शन टू प्रिंट होगा यहाँ पे। एंड देन सिंस फंक्शन टू का भी काम खत्म हो गया अभी, एंड इट विल गो इनटू फंक्शन वन, दैट इज एंड ऑफ फंक्शन वन, राइट। सो एक सिंपल वे में मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है कि हाउ डज फंक्शन हैंडल, बेसिकली पाइथन हैंडल्स फंक्शन इनटू द कॉल स्टैक, राइट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक लीफो, राइट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे लास्ट में जाएगा वही सबसे पहले उसका काम खत्म होगा, एंड यू विल गेट टू सी दैट आउटपुट। सो आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग मत यहाँ पे कंसिडर करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। आप सिंपली याद रखना कि जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो रहा, वो इट इज ब्लॉकिंग अ सर्टन स्पेस इनटू द कॉल स्टैक, राइट। और ऐसे ही फंक्शन टू में हो रहा था, ऐसे ही फंक्शन थ्री में हो रहा था, राइट। until the last function is completed, it will block your call stack, right। जैसे वो कंप्लीट होता है, रिटर्न विल गो बैक टू द ओरिजिनल कॉलर, राइट, फंक्शन टू में जाएगा। देन वहां पे सिंस उसका काम खत्म हो गया, देन वो प्रिंट करके देन वापस फंक्शन वन में गया, क्योंकि फंक्शन टू का सारा काम खत्म हो गया था। सो आप इस ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग को ध्यान मत दो। यू नीड टू थिंक फर्स्ट कि जब तक फंक्शन का काम खत्म नहीं हो रहा, इट इज ब्लॉकिंग सर्टेन स्पेस इनटू योर कॉल स्टैक, राइट। एंड स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैम्बडा फंक्शन। तो सबसे पहले लैम्बडा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं। लैम्बडा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, उसका कुछ नाम नहीं होता, राइट। जैसे हम यहाँ पे df func टू उसका नाम दिया है, वैसे लैम्बडा फंक्शन का कुछ नाम नहीं होता, राइट। इट इज जस्ट वन लाइनर स्टेटमेंट ऑल्सो। एंड वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लैम्बडा फंक्शन हमें कब यूज करना चाहिए, राइट। लैम्बडा फंक्शंस आर यूज्ड व्हेन योर फंक्शन इज स्मॉल, राइट। वहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं चल रहा है, इट इज जस्ट डूइंग सम बेसिक वर्क ओनली, एंड इट इज यूज्ड ओनली वंस, राइट। आप फंक्शन को जैसे नॉर्मल फंक्शन का बार बार यूज कर सकते हो, लैम्बडा फंक्शंस आर नॉट लाइक दैट। आप उसको एक बार यूज करते हो एंड देन आप उसको वहीं पे छोड़ देते हो, एंड देन यू नो डू नॉट यूज इट अगेन एंड अगेन, राइट। And it can be used with various other methods such as map, filter and sorted. So without further ado, let's get started and आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाता हूँ लैम्बडा फंक्शन एक्चुअली कैसे काम करते हैं। सो एक नॉर्मल फंक्शन पे से पहले लिखते हैं, जस्ट टू शोकेस की नॉर्मल फंक्शन को भी हम लैम्बडा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल लॉजिक है स्क्वायर का, राइट। फंक्शन लिखते हैं x, उसमें पैरामीटर जाएगा एंड देन विल रिटर्न एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स इंटू एक्स। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा स्क्वायर ऑफ 5, तो मुझे 25 आना चाहिए। इसी को ये हम लैम्बडा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा स्क्वायर टू गेट द फाइनल आउटपुट फ्रॉम लैम्बडा फंक्शन। वहां पे मैं लिखूंगा लैम्बडा, एक्स इज द पैरामीटर, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू एक्स, राइट। तो ये एक सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको। अभी मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे स्क्वायर, इसमें मैं 5 ही डालूंगा वापस, एंड देन वी गॉट 25। तो एज यू कैन सी हमने इसी फंक्शन को एक वन लाइनर स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, एंड वी डोंट हैव एनी नेम एसोसिएटेड विद दिस, राइट। स्क्वायर है बट इट इज जस्ट रिट्रीविंग द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस, राइट, जो भी हमने पैरामीटर डाला है यहाँ पे। सो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि लैम्बडा फंक्शंस कैन ओनली कंटेन वन एक्सप्रेशन एंड यू कैन नॉट राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स देयर। तो आपने जैसे यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन के साथ काम किया, दैट इज स्क्वायर, तो वैसे ही आप सिंगल एक्सप्रेशन के साथ ही काम कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई एक, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास कोई डेटा है जहाँ पे कॉलम इज नॉट फॉर्मेटेड वेल, राइट। वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस है एंड देन देर इज एंडिंग स्पेसेस एज वेल। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे स्ट्रिप लगाओगे एंड देन यू कैन गेट अवे विद दोस एक्स्ट्रा स्पेसेस, राइट। तो वो एक सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल टास्क और वेरी बेसिक टास्क वहाँ पे था, राइट। एंड यू कैन यूज लैम्बडा फंक्शंस वेरी वेल देयर instead of writing this long function. So next type देखते हैं lambda function में, that is it can take multiple inputs as well.
तो एक सिंपल फंक्शन लिखते हैं एडिशन का, जहाँ पे वी विल टेक टू आर्गुमेंट्स एंड देन विल जस्ट ऐड दोस, राइट। तो मैं ऐड वेरिएबल बनाता हूँ, देन आई विल जस्ट हैव अ लैम्बडा एंड देन ए और बी आर्गुमेंट लेते हैं एंड देन विल जस्ट रिटर्न ए प्लस बी, राइट। प्रिंट कर देंगे ऐड 3, 4, राइट, वी गॉट 7। तो इस तरीके से आप कॉमा सेपरेटेड वे में आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो in inside lambda function, and it will just work fine. Lambda functions are often used with built-in Python functions as well, जैसे कि map है, filter है, sorted and reduce. So these are also very common interview questions as well. तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं हर एक चीज का। सो लैम्बडा विथ मैप पहले देखते हैं। सो मैप की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट अप्लाइज अ फंक्शन टू एवरी एलिमेंट इन अ लिस्ट, राइट। तो आपके पास सपोज एक लिस्ट है नंबर्स एंड यू वांट टू गेट द स्क्वायर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर देयर, राइट। तो एक लिस्ट बनाते हैं 1, 2, 3, 4, राइट। नाउ वी वांट कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो जाए, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाता हूँ स्क्वायर्स। हम एक लिस्ट चाहते हैं आउट ऑफ लैम्बडा फंक्शन। आई कॉल मैप मेथड, वहां पे मैं पास करूंगा लैम्बडा फंक्शन एंड x इज द आर्गुमेंट, उसको बस मैं स्क्वायर कर दूंगा एंड आई वांट टू अप्लाई दिस ऑन दिस लिस्ट, राइट, नंबर। तो कॉमा देके आई नीड टू पास इन नंबर्स, यस। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन यहाँ पे बना दिया है एंड देन इट एक्सपेक्ट्स कि आप किस लिस्ट के बारे में वी वांट टू अप्लाई दिस फंक्शन, राइट। तो मैप वांट्स दैट लिस्ट एज वेल। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट पास कर दी एंड आई हैव दिस फंक्शन एज वेल कि जस्ट रिटर्निंग ईच एंड एवरी नंबर विथ जस्ट स्क्वायरिंग इट, राइट। तो प्रिंट करते हैं स्क्वायर्स। हमें एक लिस्ट मिलनी चाहिए, राइट, सिंस वी हैव आल्सो एनक्लोज्ड विथ लिस्ट। तो यस, वी गॉट व्हाट वी वांटेड, राइट। तो इस वे में मैप फंक्शन विथ लैम्बडा वर्क्स। नेक्स्ट थिंग इज फिल्टर। तो फिल्टर कीप्स एलिमेंट दैट सेटिस्फाई कंडीशन, राइट। तो लेट सपोज आपके पास नंबर्स है, राइट। दिस कैन बी, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। आप चाहते हो कि एवरी इवन नंबर आपको फिल्टर हो जाए, राइट, इस लिस्ट में से यू गेट ऑल द इवन नंबर्स, राइट। तो वो हम फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो आई हैव नंबर्स लिस्ट यहाँ पे, जहाँ पे आई पास 1, 2, 3, 4, थोड़ी बड़ी लेते लिस्ट। आई वांट टू गेट द इवन नंबर्स, राइट। तो इवन्स वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिया। आई राइट लिस्ट, क्योंकि एंड में मुझे लिस्ट चाहिए। देन फिल्टर, आई पास अ लैम्बडा फंक्शन हियर, जो कि मुझे देगा आर्गुमेंट x इफ x मॉड्यूलो 2 is equal to 0, and it expects कि where do I want to apply this function, right? So I have passed numbers list here. इसको close करते हैं। So I have filter, I have inside there is a function lambda, and then I want to apply that function to this list, right? And return में मुझे एक list ही मिलेगी। तो let's just print that. Print करते हैं even. So I should get every even numbers, right? So yes, what 2, 4, 6, 8. So this is how you can use filter with the lambda function, right? आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, बट दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वेरी ऑफन। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सॉर्टेड, राइट। तो हो सकता है आपके पास कुछ एक ऐसा लिस्ट ऑफ टपल्स आ जाए एंड देन यू वांट टू सॉर्ट बेस्ड ऑन यू नो these numbers, right? This can be anything. Let's suppose these are the marks of students, right? And you want to sort ascending, right? Right now it is not like that. तो यहाँ पे sorted का use कर सकते हैं. Let's see how we can use. I'll store this into a variable जो कि sorted students होगा. Then I'll use sorted यहाँ पे. And then where do I want to apply this sorting, right? तो यहाँ पे मैं students list of tuple पास करूंगा and the key, right? यहाँ पे key मुझे देनी पड़ती है sorted में कि how do I want to sort this, on which key sorted should be applied, right? Is it this or that? तो यहाँ पे मैं I want to apply on these numbers, that is marks basically, right? तो यहाँ पे मैं lambda लिखूंगा and then I'll pass the key basically। यहाँ पे 0 होता है एंड दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इंडेक्स पास करूंगा सो दैट इट नोस कि यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई सॉर्टिंग ऑन दीज वैल्यूज, राइट। तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स 1 पास करना पड़ेगा एंड देन आई क्लोज इट एंड लास्ट में लेट्स प्रिंट। So yes, it got sorted into ascending order, right? तो हमें we can see Bob has 72, Alice has 85, and Charlie has 91. So this is how we can use sorted. Actually, sorted function मैंने बहुत बार use किया है instead of this, map and filter.
सॉर्टेड फंक्शन काफी बार यूज करते हो व्हेन यू आर प्रोसेसिंग डेटा एंड यू वांट टू हैव अ सॉर्टिंग काइंड ऑफ थिंग वहां पे। तो यू यूज सॉर्टेड एंड यू पास द की, और की में मोस्ट ऑफ टाइम आई हैव यूज लैम्डा फंक्शन एंड देन इट वर्क्स smoothly. So this was all about lambda function. So key points to note are कि lambda functions are just small anonymous function. They are without any name, and you should use lambda function only when the function is small. There are no complex logic involved inside the function, right? And it is used only one for only that particular specific task, right? वो आप use नहीं कर सकते हो in anywhere. Also, it can be often used with various built-in functions such as map, filter, sorted, and reduce, right? We are at the end of lambda function. Reduce मैंने नहीं बोला, but it's I would leave it up to you. आप खुद एक्सप्लोर करो हाउ वी कैन यूज लैम्डा फंक्शन विथ रिड्यूस। सो डेकोरेटर के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एंड द की टू अंडरस्टैंड डेकोरेटर्स बेटर इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज थ्री फंडामेंटल कंसेप्ट्स। तो पहला कंसेप्ट है कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। फंक्शन कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट्स एंड फंक्शंस कैन बी रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शंस एज वेल। अगर आप ये तीन चीजें समझ जाते हो तो यू आर गुड टू गो विद द डेकोरेटर्स। सो ये करके चीजें समझते हैं। पहले हम देखेंगे फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। सो इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग में अगर कोई चीज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि हम उसको बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो पाइथन में फंक्शंस भी एग्जैक्टली इसी तरह बिहेव करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ग्रीटिंग, राइट? इसमें बस एक प्रिंट स्टेटमेंट होगा, कोई आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ पे प्रिंट करेंगे हेलो फ्रॉम ब्रेक बाइट। एंड जस्ट लाइक आई टोल्ड कि फंक्शंस को हम एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स, राइट? तो इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ। तो मैं एक मैसेज फंक्शन वेरिएबल बनाता हूँ एंड आई जस्ट असाइन दिस फंक्शन, राइट? ग्रीट। नोटिस करिए कि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस पास नहीं करे यहाँ पे, राइट? आई हैवंट पास्ड दिस पैरेंथेसिस। अगर पैरेंथेसिस पास कर देता तो ये प्रिंट स्टेटमेंट मैसेज को असाइन हो जाता एंड ये ग्रीट फंक्शन रन हो जाता, राइट? वी आर नॉट रनिंग दिस फंक्शन, वी आर जस्ट रेफरेंसिंग इट टू मैसेज, राइट? इनडायरेक्टली मैसेज वेरिएबल अब ग्रीट फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, राइट? एंड व्हेन आई डू दिस मैसेज और इसको मैं एज इन पैरेंथेसिस डाल के इफ आई ट्राई टू कॉल इट, तो देख सकते हो कि ग्रीट फंक्शन कॉल हो गया है यहाँ पे। सो दिस वाज वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ सेइंग कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो पाइथन में फंक्शंस भी डेटा की तरह ट्रीट होते हैं। एंड जैसे हम नंबर्स या स्ट्रिंग्स को वेरिएबल में असाइन करते हैं या स्टोर करते हैं, वैसे ही हम फंक्शंस को भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एंड इसी वजह से पाइथन में कहते हैं कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मैसेज एक वेरिएबल में पहले ग्रीट को रेफरेंस किया एंड वी स्टोर्ड इनसाइड मैसेज वेरिएबल, एंड जब मैं इसको मैसेज को पैरेंथेसिस डाल के व्हेन आई ट्राई टू कॉल इट, एक्चुअल में यहाँ पे ग्रीट कॉल होगा, राइट? सो दिस वाज वेरी बेसिक एग्जांपल। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं जहाँ पे हम फंक्शंस को एज अ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाता हूँ def greet। इसमें भी सेम हम बस प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा कॉल फंक्शन करके, एंड यहाँ पे मैं आर्गुमेंट दूंगा फंक, राइट? टू डेमोन्स्ट्रेट कि वी कैन पास फंक्शंस एज आर्गुमेंट्स एज वेल। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं, इनसाइड में फंक को ही कॉल कर दूंगा। सो दिस इज एक्चुअली अ पैरामीटर, राइट? एंड वी आर कॉलिंग दैट पैरामीटर। सो द बेसिक रूल इज कि यहाँ पे हम फंक्शन ही पास करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं कॉल फंक्शन दूंगा एंड देन आई पास इन ग्रीट, राइट? नोटिस करो मैंने पैरेंथेसिस नहीं पास करे यहाँ पे, राइट? आई हैव जस्ट पास्ड इन द ग्रीट नेम ओनली। तो देख सकते हो कि एक्चुअली में ये फंक्शन कॉल हो गया है। एंड दिस इज ऑल्सो क्लासिक वे ऑफ पासिंग अ फंक्शन एज अ आर्गुमेंट। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि वी कैन पास इन फंक्शन एज आर्गुमेंट एज वेल। सो नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि फंक्शन कैन आल्सो रिटर्न अनदर फंक्शन एज वेल। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो हमने एक फंक्शन बनाया आउटर, उसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किया दैट इज इनर, राइट? अब इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, रिटर्न मैंने इनर किया है, राइट? एंड एक चीज नोटिस करो कि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं पास करे, राइट? अगर पैरेंथेसिस पास करता तो ये फंक्शन, ये इनर फंक्शन कॉल हो जाता, राइट? रन हो जाता। बेसिकली रिटर्न इनर का मतलब है कि हम फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं, नॉट कि हम उसको
कॉल कर रहे हैं, एंड इसको अगर मैं कॉल करूँ एक माई फंक्शन वेरिएबल में डिफाइन करके, जस्ट लाइक वी सॉ हियर, राइट, कि मैंने एक माई फंक्शन बना लिया, एंड देन तो अगर इसको मैं कॉल करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आउटर पैरेंथेसिस, सो दैट आई एम कॉलिंग इट। एंड जब हम आउटर कॉल करते हैं तो आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न करता है, राइट। यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट इनर फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न, सो इसका मतलब है कि माई फंक्शन एक्चुअली इनर फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। और अब जब हम माई फंक्शन को बेसिकली पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं, देन वी आर एक्चुअली रनिंग द इनर फंक्शन यहाँ पे, राइट, इनसाइड इनर फंक्शन, ये होना चाहिए रिटर्न। तो एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सो यस, वी गॉट इट। तो एक्चुअली इनर फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पे एक और बार हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने माई फंक्शन आउटर को कॉल किया, इसमें क्या है, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है इनर फंक्शन, राइट। सो इनर फंक्शन को मैंने रेफरेंस किया है यहाँ पे। तो मैंने एक्चुअली जब आउटर को कॉल किया तब मैंने माई फंक्शन में इनर का रेफरेंस मैंने पास कर दिया, राइट। बेसिकली ये लाइन यहाँ पे चली गई है यहाँ पे। एंड देन व्हेन आई कॉल इट माय फंक्शन, तो जो रेफरेंस पास किया था इनर का वो कॉल हो गया, एंड एक्चुअली वी हैव कॉल्ड दिस फंक्शन। सो दिस इज हाउ वी कैन यू नो basically functions can also return from another function, right? This is what is happening here. So I hope so आपको ये तीन concepts समझ आ गए होंगे। बेसिकली पहला तो कंसेप्ट यही था कि we can pass functions as a normal variable as well। जैसे मैंने greet यहाँ पे मैसेज को रेफरेंस कर दिया, एंड देन आई एम कॉलिंग मैसेज, तो एक्चुअली greet कॉल होगा, राइट। एंड देन वी also saw कि functions as argument कैसे काम करते हैं, राइट। We can pass in a function as an argument also। यहाँ पे जैसे मैंने कॉल फंक्शन में greet फंक्शन को पास कर दिया, एंड देन इट इज रनिंग लाइक दैट, राइट। नेक्स्ट थिंग वी सॉ की फंक्शंस रिटर्निंग फंक्शन, बेसिकली यहाँ पे you pass in the reference, right, and then you call that reference inside that function। so I hope so यहाँ पे आपको ये थ्री concepts अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, and we can move on to actual decorator concept। So, need to first understand key what is a decorator, right? A decorator is a function that modifies the behavior of another function without changing its code। So इसका मतलब है आपको फंक्शन के अंदर जाके कोड एडिट नहीं करना पड़ता, राइट। आप उस फंक्शन को रैप कर देते हो विथ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के साथ, राइट। इसलिए डेकोरेटर को ऐसे इमेजिन करना हो जैसे कि आप गिफ्ट रैपिंग कर रहे हो, राइट। सो इनसाइड यू हैव एक्चुअल गिफ्ट, राइट, एंड ऊपर से आपने बस एक लेयर डाल दिया है वहां पे ऑफ रैपर। रैपर मीनिंग यहाँ पे डेकोरेटर, राइट। तो गिफ्ट तो सेम ही रहेगा, बस ऊपर से एक्स्ट्रा एक लेयर ऐड हो जाती है वहां पे। तो इसका यूज केस होता है लॉगिंग में, ऑथेंटिकेशन में, मेजरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। तो लेट सपोज आपके पास एक कोई एक्चुअल फंक्शन है, राइट। आपको उसका एग्जीक्यूशन टाइम में देखना है, तो आप क्या करोगे, एक रैपर फंक्शन बनाओगे कि स्टार्टिंग में क्या टाइम था, एंड एट एट द एंड ऑफ कि फंक्शन रन हो गया उसके बाद क्या टाइम है, राइट। एंड यू कैन जस्ट सब्सट्रैक्ट that and you will get कि उसको रन होने में कितना टाइम लग गया। So this is one example of where you can use decorators। Logging में भी यूज कर सकते हो where you have a logger, right, print statement डालने में। So these are some classic examples। तो एक simple basic decorator example देखते हैं। We have a function def say hello। यहाँ पे कुछ नहीं, print statement डालते हैं कि hello। So क्लोज किया मैंने। अभी हम will create a decorator यहाँ पे। तो डेकोरेटर फंक्शन लिखते हैं def डेकोरेटर फंक्शन टू शोकेस बेसिकली कि रैपिंग कैसे होती है। यहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शन पास करेंगे, एंड एक रैपर फंक्शन बनाते हैं विथ नेम रैपर, कोई पैरेंथेसिस नहीं जाएगा यहाँ पे। इनसाइड विल जस्ट प्रिंट बिफोर द फंक्शन रन्स। फिर हम एक्चुअल में यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड देन एट द एंड हम लिखेंगे आफ्टर द फंक्शन रन्स, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रैपर को, बेसिकली रेफरेंस। तो इसको अप्लाई करेंगे हम मैन्युअली। मैं लिखता हूँ से हेलो, एंड देन मैं डेकोरेटर फंक्शन में अपना जो ओरिजिनल से हेलो फंक्शन है उसको पास करूंगा, एंड देन लेट्स कॉल से हेलो। तो आप समझो इसका फ्लो क्या है, राइट। व्हेन आई एम पासिंग से हेलो फंक्शन इनसाइड दिस डेकोरेटर, तो फंक्शन में एक्चुअली से हेलो का रेफरेंस चला गया, राइट। एंड देन वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन इनसाइड wrapper। उसके पहले एक लाइन प्रिंट होगी बिफोर द एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन, इन इसके बीच में
हेलो प्रिंट होगा। हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, बेसिकली रैपर रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो रन करते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे बिफोर द फंक्शन रन्स हेलो एंड आफ्टर द फंक्शन। सो दिस इज वन एग्जांपल कि आप रैपर फंक्शन कैसे बना सकते हो, बेसिकली टू मेजर द एग्जीक्यूशन टाइम और लॉगिंग ऑथेंटिकेशन वेर एवर यू नीड। तो एक रैपर फंक्शन इस तरीके से बनता है वेर इन यू पास इन द फंक्शन इनसाइड योर डेकोरेटर फंक्शन एंड वहाँ पे एक्चुअली कुछ लॉजिक चल रहा है एंड देन you are returning that logic. Okay. So Python actually provides a cleaner syntax to basically call uh, decorator function. तो वो देखते हैं। सो दैट सिंटैक्स इज बेसिकली आप एट साइन देते हो बिफोर द डेकोरेटर एंड देन इट रन्स परफेक्टली। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल लाइन से हेलो को हमने रेफरेंस किया, देन वी आर passing the function inside another function, we can just write at the rate decorator function, right? और उसके नीचे we can define our say hello। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ एंड देन वी व्हेन वी कॉल इट यहाँ पे से हेलो, तो एक्चुअली यही चीज वापस हमें दिखनी चाहिए, राइट। यस, वी आर गेटिंग दैट। तो दिस इज मच क्लीनर वे ऑफ राइटिंग डेकोरेटर एंड देन कॉलिंग इट इंस्टेड ऑफ ये कंफ्यूजिंग, ये काफी कंफ्यूजिंग बन जाता है एंड देन यू डोंट नो कि क्या हो रहा है वहां पे। सो दिस इज एक्चुअली इंडस्ट्री में जो फॉलो होता है एट साइन के साथ डेकोरेटर फंक्शन। सो प्रीवियस हमने यहाँ पे जो भी डेकोरेटर्स अभी तक वो सिर्फ उन फंक्शंस पे काम कर रहे थे जहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं थे, राइट। लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में फंक्शंस यूजुअली आर्गुमेंट के साथ ही आते हैं, राइट, एंड दे एक्सेप्ट दोज आर्गुमेंट्स ओनली। सो जैसे कि मैं एक ऐड, राइट, एडिशन, बेसिकली यहाँ पे मैं ए और बी आर्गुमेंट्स पास करूंगा एंड जस्ट आई विल रिटर्न ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट जा रहे हैं। तो अगर हम प्रीवियस डेकोरेटर को इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो एरर आ जाएगा। बेसिकली क्यों? क्योंकि रैपर फंक्शन आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे, राइट। वी हैवेंट एडेड एनी आर्गुमेंट इनसाइड दिस रैपर फंक्शन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन में यूज होता है आर्ग्स एंड क्वार्क्स, राइट। अर्लियर वी सॉ एज वेल। सो ये अलाउ करता है कि एनी नंबर ऑफ पोजिशनल या कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करने में इजी हो जाए। सो अब डेकोरेटर का अपडेटेड वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो रैपर फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास। रैपर फंक्शन अब कोई भी आर्गुमेंट रिसीव कर सकता है, राइट। इट कैन रिसीव आर्ग्स, इट कैन रिसीव क्वार्क्स, पोजिशनल या फिर कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी यहाँ पे ले सकता है एंड देन यही आर्गुमेंट्स, ये जो ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे हम पास करने वाले हैं उसी में ही वो रिटर्न कर देता है। सो एक बार ठीक तरीके से समझते हैं यहाँ पे। तो व्हेन आई इसी एग्जांपल को लेते हैं एंड देन इफ आई डू दिस ऐड डेकोरेटर फंक्शन और इसके नीचे मैं ये फंक्शन पास कर दूंगा एंड इफ आई डू दिस, नीचे प्रिंट करता हूँ 5 और 3 को। सो एक्चुअली होगा कि यहाँ पे व्हेन आई पास, यहाँ पे ए और बी आर्गुमेंट जा रहे हैं, राइट, जो कि भी 5 और 3 है। ये ऐड वाला फंक्शन यहाँ पे रेफरेंस हो जाएगा, राइट, एंड वी हैव आर्ग्स एंड क्वार्क्स एज वेल यहाँ पे। तो रिजल्ट में ये रैपर में भी सेम ही ए एंड बी पास हो जाएंगे एज इन आर्ग्यूमेंट्स, राइट। फिर हम एक्चुअली फंक्शन में उसको वापस वही आर्गुमेंट्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली ऐड में ही वापस 5 और 3 चला जाएगा एंड इट विल रन बेसिकली एंड वी विल स्टोर दैट रिजल्ट इनटू दिस रिजल्ट वेरिएबल एंड विल प्रिंट दिस आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हो बिफोर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन एंड लास्ट में 8 प्रिंट हो गया, राइट। सो इस वे में हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट पहले दिया था, राइट। तो पहले वो प्रिंट हो गया। हमने यहाँ पे फंक्शन तो कॉल किया है बट उसका जो वैल्यू है वो रिजल्ट में स्टोर करी है, राइट, एंड नॉट वी हैव प्रिंटेड एंड देन आफ्टर वी हैव प्रिंटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन, राइट। और एंड में वी आर रिटर्निंग द रिजल्ट, बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू थी। सो दिस इज वन वे ऑफ पासिंग योर ओन डेकोरेटर फंक्शन, एज इन वहां पे हम आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आर्ग्स एंड क्वार्क्स जो पास करे हैं, यूज करने हैं हमने, तो इसको यूज करने से हमारा डेकोरेटर काफी जेनरिक बन गया, राइट। मतलब वो अब किसी भी फंक्शन पर काम कर सकता है। बेसिकली वहां पे पोजिशनल आर्गुमेंट हो या फिर कीवर्ड आर्गुमेंट हो, इट कैन हैव दैट फंक्शनैलिटी रेडीली अवेलेबल। और हमने बस यहाँ पे 2 लाइन ऐड करी ऊपर और नीचे एंड देन वी हैव रिजल्ट एज वेल। तो जो भी यहाँ पे तो बस प्रिंट हो रहा है, बट इफ यू हैव दिस एग्जीक्यूशन टाइम मेजरिंग सिस्टम, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो विद एनी काइंड ऑफ फंक्शन। सो एक रियल वर्ल्ड काफी कॉमन डेकोरेटर हम देखते हैं, जो कि मैं काफी देर से बोल रहा हूँ कि मेजरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो लिख देता हूँ यहाँ पे डेकोरेटर फॉर मेजरिंग एग्जीक्यूशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे टाइम मॉड्यूल, राइट। एक
फंक्शन लिखते हैं टाइमर, जहाँ पे इसका आर्गुमेंट में भी फंक्शन ही जाएगा। इफ रैपर फंक्शन बनाते हैं इनसाइड दिस विथ आर्ग्स एंड क्वार्क्स। यहाँ पे हम स्टार्ट टाइम मेजर करेंगे, तो टाइम डॉट टाइम से होता है वो एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट, जहाँ पे वी विल स्टोर द एक्चुअल फंक्शन। बेसिकली वी वांट टू मेजर कि ये फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो इफ वी कॉल दिस फंक्शन विथ द सेम आर्गुमेंट्स, तो वो एक्चुअली रन हो जाएगा एंड देन विल गेट द रिजल्ट, एंड उतने टाइम के लिए यहाँ पे चीजें ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आर्ग्स एंड सेम को आर्ग्स एंड लिखते हैं यहाँ पे टाइम डॉट टाइम। सो देख सकते हो मैंने स्टार्टिंग में टाइम मेजरिंग किया, देन आई हैव रैन दिस फंक्शन, देन अगेन आई एम मेजरिंग द टाइम, राइट। फिर प्रिंट करता हूँ इसी में ही एग्जीक्यूशन टाइम, वो जो कि क्या होगा एंड माइनस स्टार्ट होगा। फिर विल रिटर्न द रिजल्ट एंड हम रैपर को यहाँ पे रिटर्न करेंगे। सो इसी रैपर फंक्शन को बेसिकली डेकोरेटर कन्वर्ट करने के लिए विल कॉल टाइमर यहाँ पे एंड विल पास अनदर फंक्शन, बेसिकली जो कि हम यहाँ पे एज इन इनपुट ले रहे थे आर्गुमेंट, वो लिखते हैं स्लो फंक्शन, एंड इसमें हम पास कर देंगे टाइम डॉट स्लीप। वैसे 2 मिनट के लिए फंक्शन थोड़ा ब्लॉक रहेगा, सो दैट वी कैन सी कि एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे कितना आ रहा है, राइट। एंड देन विल कॉल दिस फंक्शन स्लो फंक्शन। बेसिकली व्हेन आई कॉल दिस एट टाइमर, तो इसको ही पाइथन कन्वर्ट कर देता है इस लाइन में, राइट। स्लो फंक्शन को मैंने टाइमर में पास कर दिया है, एंड देन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू स्लो फंक्शन, एंड देन रिटर्न हो रहा है रैपर, राइट। तो एक्चुअली ये फंक्शन रन होगा इसमें आर्ग्स एंड क्वार्क्स है, देन एक्चुअल जो फंक्शन रैपर में जाएगा एंड देन इट विल रन, राइट। सो एक्चुअली जब मैं स्लो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तब इंटरनली वो रैपर फंक्शन ही को कॉल कर रहा है, राइट। रैपर फंक्शन इज एक्चुअली रनिंग है। सो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे नोट कर दूँ फॉर जस्ट द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, तो जैसे ही स्लो फंक्शन कॉल होगा, वो इंटरनल रैपर फंक्शन को कॉल करेगा, वो रन होगा। रैपर फंक्शन में वी आर एक्चुअली स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ दिस द फंक्शन दैट वी हैव पास्ड, जो कि अभी स्लो फंक्शन है, तो वो रन होगा एंड देन विल बी हैविंग द रिजल्ट, राइट। तो रन करते हैं, तो एज यू कैन सी यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम 2 मिनट दिखा रहा है, बिकॉज वी हैव आल्सो स्टॉप द फंक्शन फॉर 2 seconds ओनली। So this is a real, world use case sort of key when you want to measure the execution time of any function, you can use this। एक और चीज देखते हैं विद इन डेकोरेटर, जो कि है मल्टीपल डेकोरेटर्स। सो अभी तक तो हमने सिंगल डेकोरेटर के साथ ही काम किया, राइट। यहाँ पे जैसे टाइमर डेकोरेटर हमने बनाया था, लेकिन पाइथन में एक फंक्शन पर मल्टीपल डेकोरेटर्स भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने दीज आर जस्ट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओरिजिनली हमने डेकोरेटर 1 और 2 बनाया नहीं है अभी तक। सो फंक्शन 1 पे डेकोरेटर ये स्टैक कर दिया हमने, राइट, इन अ वे। तो यहाँ पे भी द ऑर्डर एक्चुअली मैटर्स, कि आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा डेकोरेटर कॉल होने वाला है एंड सबसे लास्ट में कौन सा होने वाला है। सो इसको समझने के लिए पाइथन इंटरनली क्या करता है वो देखते हैं। सो पाइथन इस कोड को एक्चुअली कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेकोरेटर 1 और 2 पास किए, इसको जैसे अगर मेरे पास एक ही डेकोरेटर है, वो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। कि टाइमर के अंदर एक फंक्शन जा रहा है, बट व्हाट इफ आई हैव 2 डेकोरेटर्स, राइट। तो इसको भी वो एज इन इस वे में कन्वर्ट कर देगा। आई जस्ट राइट दैट हियर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सबसे पहले डेकोरेटर 2 अप्लाई होगा फंक्शन पे, एंड फिर डेकोरेटर 1 अप्लाई होगा। सो आई होप सो आप समझ रहे हो कि फंक्शन के जो भी सबसे नजदीक में आप लिखोगे जस्ट बिफोर दैट फंक्शन, वो सबसे पहले अप्लाई हो करेगा पाइथन, एंड देन जो फारदेस्ट होगा फंक्शन से, वो एट द लास्ट अप्लाई होगा, राइट। सो पहले ये डेकोरेटर 2 सारा प्रोसेस काम कर लेगा, देन उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर अप्लाइंग डेकोरेटर 1। So this is one way of having multiple decorators and how you can use that within your code blocks. So अभी तक तो हमने custom decorators बनाए थे, right? The timer, and then we have also this printing वाला decorator and addition as well. तो Python also has something called built-in decorators, right? आपने कई बार सुना होगा कि we have some built-in decorators such as, right? So these are some of the classic common built in Python decorators, जहाँ पे static method काफी बार यूज करते हैं when you are having class, right? Class method भी यूज होती है and then property भी होती है। I will not talk much about that because इसको समझने के लिए first you need to understand कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे होती है पाइथन में, we'll see that as well। और वहाँ पे मैं I'll explain that also कि डेकोरेटर का यहाँ पे एक्चुअली कैसे यूज हो रहा है। सो
आई लीव दैट अप टू यू। आपके पास टाइम हो तो यू कैन गो थ्रू दैट। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होगी, एंड नाउ वी आर गुड टू गो विद द फाइनल टॉपिक आवर लेक्चर, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको और हेल्प करेंगे चीजें समझने में। तो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज चेक इवन और ऑड, राइट। तो हम फंक्शन लिखेंगे, उसमें एक नंबर पास करेंगे और वो बस रिटर्न करेगा कि अगर वो इवन है या फिर वो ऑड है, राइट। अगर इवन है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ऑड है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लिखते हैं फंक्शन चेक इवन, यहाँ पे एक नंबर जाएगा एंड देन वी विल जस्ट रिटर्न अगर वो नंबर का मॉड्यूलस डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर उस नंबर को, एंड रिमाइंडर अगर 0 आता है देन इट मीन्स कि वो इवन नंबर है, राइट। तो हम चेक इवन में पास करेंगे, लेट्स से 5 पास करते हैं यहाँ पे, इट शुड रिटर्न फॉल्स, राइट। यस, एंड देन 4 पे true, right? So this is one simple question that you can convert it into a function. Next question देखते हैं, हमें एक फंक्शन लिखना है टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, राइट। तो लिस्ट एक बना लेते हैं सिंपल सी, नम लिस्ट करके एक लिस्ट बना लेते हैं एंड देन वी विल हैव सम नंबर्स देयर। तो मुझे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। इसको करने का बहुत सारे वेज है। बेसिकली यू कैन सॉर्ट इट एंड जो लास्ट का नंबर होगा दैट वुड बी आवर लार्जेस्ट नंबर, राइट। बट हम एक नए तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जो कि सॉर्टिंग में क्या होता है, वो एन लॉग एन में कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है, या फिर लॉग इन भी जा सकती है, बट we want to achieve this into a in a linear time complexity। find max करके वहां पे हम लिस्ट पास करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं nums, राइट। nums will be a list। हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक सिंपल है कि स्टार्टिंग में we will start with the zeroth index। अगर नेक्स्ट एलिमेंट इसका 2 से बड़ा है देन विल अगेन रिप्लेस द लार्जेस्ट वैल्यू एज द अपडेटेड नंबर, राइट। तो हम स्टार्टिंग में जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी आवर लार्जेस्ट। अगर कोई भी नंबर ये जीरो इंडेक्स नंबर के ऊपर आएगा देन इट वुड रीअसाइन दैट नंबर एज द लार्जेस्ट, राइट। तो यहाँ पे 4 पे जाएगा तो वापस से लार्जेस्ट 4 हो जाएगा। वो 11 पे आएगा तो वी विल अपडेट द लार्जेस्ट नंबर एज 11। 6 पे आएगा तो अपडेट नहीं होगा। 89 पे आएगा तो वापस से, सिंस 89 इज ग्रेटर देन 11, तो लार्जेस्ट नंबर 89 रीअसाइन हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली लास्ट में हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आया जाए 100, राइट। तो वी विल राइट दैट लॉजिक। तो अभी हम लिखते हैं मैक्सिमम, वी विल स्टार्ट विद द जीरो इंडेक्स, नम्स का ही जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उठाएंगे एज द मैक्सिमम फॉर नाउ। फिर हम आइटरेट करेंगे फॉर नम इन इफ ये जो करंट नंबर है इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट, दैट इज मैक्सिमम, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को रीअसाइन कर देंगे विद द करेंट नंबर इज इक्वल टू नंबर। फिर एट द एंड वी विल रिटर्न जस्ट द मैक्सिमम। एक बार रन करके देखते हैं कि फाइनल वैल्यू क्या आती है। तो वी विल प्रिंट फाइंड मैक्स में नम लिस्ट पास करेंगे। तो यस वी हैव अचीव दिस 100। ये हमने लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अचीव कर लिया है, राइट। एंड दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, राइट। और हमने एक फंक्शन भी बना लिया है। सो वेन एवर इन द इंटरव्यू यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन की लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट क्या है, एंड यू कैन राइट दिस फंक्शनैलिटी वहां पे, उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एक और क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलते हैं, दैट इज अ रिवर्स स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन। तो उसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं स्ट्रिंग करके एंड देन वी पास सम टेक्स्ट, हम रिटर्न करेंगे। पाइथन में काफी इजी होता है इसको, टेक्स्ट को ही -1, तो इससे रिवर्स हो जाता है। वो टेक्स्ट स्ट्रिंग बनाते हैं पाइथन एंड वी पास इट इनटू दिस फंक्शन, राइट। तो यस रिवर्स हो गया एंड दिस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू फंक्शन एंड यू कैन यूज इट व्हेन एवर यू वांट। तो इसको भी इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है एंड यू कैन जस्ट गेट द लॉजिक फ्रॉम हियर। एक रिकर्जन वाला भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो रिकर्जन में we will have a question as sum of first n numbers। So basically sum of n जो numbers होते हैं, let's suppose मुझे sum of first 4 numbers करना है, राइट। तो आएगा 1 2 यहाँ पे, देन वी विल हैव 3 एंड 4। तो इसका सम करोगे तो 10 आएगा, राइट। यू कैन ऑल्सो सी अ रिकर्सिव पैटर्न हियर। तो क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ n है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक रिकर्सिव पैटर्न में लिखना है तो सम ऑफ n अगर मुझे लिखना है
तो रिकर्शन में होगा n प्लस सम ऑफ n-1, राइट? क्योंकि क्या है यहाँ पे, अगर फोर, मुझे फोर्थ नंबर तक जाना है टिल फोर, तो फोर तो ऐड होगा ही, एंड सम ऑफ n-1, तो थ्री से लेके ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, राइट? तो नेक्स्ट आइटरेशन में ये थ्री होगा हमारा n, तो n इक्वल्स थ्री एंड n-1 जो कि टू, सम ऑफ सेकेंड नंबर, राइट? तो you can have this recursive logic यहाँ पे to get a final वैल्यू। तो इसको काफी सिंपल वे में मैंने समझा दिया है कि यहाँ पे रिकर्सिव लॉजिक क्या होने वाला है, एंड इसका स्टॉपिंग कंडीशन जो कि बेस कंडीशन होने वाला है वो क्या होगा, जब हम जीरो जीरो पे पहुंच जाएंगे, n इक्वल जीरो हो जाएगा, देन वी विल स्टॉप, राइट? तो लिख लेते हैं फंक्शन सम ऑफ n, यहाँ पे हम n ही लेंगे, सिंगल वैल्यू। अगर n जीरो तक पहुंच जाता है देन वी वुड रिटर्न जीरो, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही ऊपर जो लॉजिक लिखा है n प्लस सम ऑफ n-1। तो ट्राई करके देखते हैं इसकी यही वैल्यूज को, राइट? 10 आने चाहिए रिटर्न, मतलब फाइनल वैल्यू 10 हमें दिखनी चाहिए यहाँ पे। तो सम ऑफ n देखते हैं, 4 पास करेंगे, एंड सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ पे ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, एंड यू कैन बी ऑलवेज रेडी to demonstrate your logic, right? So as the final section of this lecture, I'll share you some interview tips की इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिकर्जन, राइट? काफी बार पूछा जाता है, लैम्बडा फंक्शंस पूछे जाते हैं काफी बार, बेसिक डेफिनेशन, एंड यू कैन डेमोन्स्ट्रेट बाय बाय राइटिंग अ सिंपल लैम्बडा फंक्शन वहाँ पे, टू शोकेस कि यू नो हाउ लैम्बडा फंक्शन वर्क्स, राइट? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स भी काफी बार पूछे जाते हैं, आर्ग्स एंड क्वार्क्स, सो बी रेडी। कॉल स्टैक के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वहाँ पे कैसे होता है ऊपर, राइट? यू कैन गो थ्रू अगेन यहाँ पे एंड सी दैट पार्ट ऑफ वीडियो, कि जहाँ पे मैंने कॉल स्टैक के बारे में इन डिटेल बताया है। डेकोरेटर्स पूछे जाते हैं, बट ये सिंपल ही होते हैं, ज्यादा आपको हार्ड, आई डोंट थिंक सो हार्ड डेकोरेटर्स कभी मुझे पूछा गया है कभी, बट यस, बी प्रिपेयर्ड विद द ओवरऑल लॉजिक, एंड फंडामेंटल्स तो क्लियर होने ही चाहिए डेकोरेटर्स के, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, राइट? सो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर, एंड आई होप सो आपको चीजें समझ आई होगी। वी स्टार्टेड विद वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, राइट? हाउ डू वी राइट देम, रिकर्जन के बारे में देखा, रिकर्जन फंक्शन कैसे लिखते हैं, राइट? व्हाट इज द लॉजिक, बेस केस कैसे आपको सोचनी है, राइट? एंड सबसे पहले अगर आप इस वे में अगर सोच पाते हो कि यू नो what would be the next simple generalized equation of this recursion, तो काफी इजी होता है रिकर्सिव फंक्शन लिखने का लॉजिक, राइट? फंक्शन आर्गुमेंट्स देखे हमने, पोजिशन आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, आर्ग्स, क्वार्क्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, राइट? फंक्शन कॉल स्टैक हमने समझा कि फाइनली अगर मुझे फंक्शन रन करना है तो इंटरनली वो कैसे पाइथन रन करता है, राइट? बाय मेंटेनिंग अ स्टैक। लैम्बडा फंक्शन देखे हमने, दे आर वेरी सिंपल बट ऑफन यूज्ड विथ वेरी सिंपल लॉजिक, एंड इंटरव्यू में काफी बार पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड वहां पे। डेकोरेटर्स हमने एट द एंड समझा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेकोरेटर्स, एंड यू कैन ऑलवेज गो थ्रू एंड हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग वहां पे। एट द एंड हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करे, एंड आई शेयर्ड सम ऑफ द इंटरव्यू टिप्स दैट आई फेल्ट कि दे आर very necessary to understand, right? So I hope so we are good here, and keep learning and keep building with BrainBite, and thank you.